भारती का ये ट्रांसमिशन बूथ और सखी सहेली का मंच जी, और उस पर 2 सखियां है ना। तो सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं और विविध भारती के तमाम सुनने वालों को सखी सहेली के इस मंच से शिफाली कपूर और चंचल वर्मा का नमस्कार। क्या हाल है चंचल? बड़े समय के बाद मुलाकात हो रही है जी। और जब मुलाकात होती है अपनी सखियों से और इस मंच के जरिए हमारे सभी सुनने वालों से, तो ये हमारे लिए भी बहुत कह सकते हैं कि खुशी देने वाला मौका होता है। बिल्कुल, और सौभाग्य का भी होता है ना। और क्योंकि दूर दराज बैठे हमारे श्रोता, हमारी सखियां, वो भी इंतजार करते हैं हम सबका। और क्योंकि कुछ सब वक्त पहले ही हम उनको पता लग जाता है कि आज किस विषय पर बात होने वाली है, तो जो हमारे रेगुलर सुनने वाले श्रोता हैं, जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, वो अपने विचार या अपनी टिप्पणियां हमारे साथ साझा करते हैं उन विषयों पर, और उनकी बातें जानकर, उनके जो विचार हैं वो पढ़कर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हमारे वो श्रोता जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए बताना जरूरी है कि आज किन विषयों पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, जैसा एक बात आपने अभी कही ना कि हमारे साथी जो हैं वो फेसबुक के जरिए जान जाते हैं उसकी पोस्ट से, तो ऐसे ही आज जब गीतमाला कार्यक्रम हो रहा था, तो उसके दौरान हमारे एक श्रोता साथी ने एक कमेंट लिखा था कि अब इतनी सहूलियत हो गई है पेज के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए, कि हम ये जान जाते हैं और हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है कि आज कौन आने वाला है। या जैसे कि आज सखी सहेली के मंच पर 2 सखियां कौन है, आज फलां प्रोग्राम कौन पेश कर रहा है, तो एक उत्कंठा होती है जानने की, वो भी उनकी शांत हो जाती है। तो भाई आज पर्यटन का दिन होता है, गुरुवार के दिन हम किसी पर्यटन स्थल की सैर पर हमारे सुनने वालों को ले चलते हैं। तो हमें भी तो ले चलिए। तो आज बताइए कहाँ ले जाएंगे? मुझे लगता है आप राजस्थान कहीं ले जाने वाली हैं। हाँ, और राजस्थान की बड़ी खूबसूरत सी जगह है जहाँ जंगल ही जंगल नजर आएंगे, और बहुत सारे वहां पर वनस्पतियां, तो है भाई, जंगल है तो वनस्पतियां होंगी, पेड़ पौधे होंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत जीव भी वहां आपको देखने मिलेंगे, जिन्हें खतरनाक जंगली जानवर कहा जा सकता है, वो भी हैं। लेकिन वहां वो बड़ा दोस्ताना व्यवहार होता है उनका, और बहुत नजदीक से आप उन जानवरों को देख सकते हैं। और ये अभयारण्य है रणथंभौर, क्या बात, जो सवाई माधोपुर में है। और बाघ जो हैं यहाँ के बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत नजदीक से यहाँ जो जाने वाले हैं ना, उस अनुभव को उनके लिए वो रोमांचित करने वाला होता है कि इतने नजदीक से बाघ को देख पाना, और जो उसकी जो स्किन है उस पर जो चमक होती है, और जो उसकी काली पीली धारियां नजर आती है ना, वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल, और हो सकता है हमारे बहुत सारे साथी वहां पर विजिट कर भी आए हों। और वैसे भी चंचल जी, जंगलों में घूमने का भी एक अलग ही आनंद होता है ना। और क्या लाई है अपने पिटारे में? और भैया आज है कुछ आपसी में जलन की जो भावना हो जाती है अपने ही साथियों से, जिन्हें हम बड़ा प्यार करते हैं, जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। लेकिन कई बार होता यह है कि हम एक साथ एक ही पद पर काम कर रहे होते हैं, और शायद दोनों को कहीं ना कहीं एक प्रमोशन की उम्मीद है, किसी एक को मिला, किसी एक को ना मिला। तो ऐसी चीजें जब होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बहुत अच्छी दोस्ती होती है, वहां भी मन में खटास पैदा आ जाती है, या एक दूसरे को देखकर असुरक्षा होने लगती है। बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ये भावना मिलती है, भले ही वो हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हों, एकदम हम अपनी बातें शेयर करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई एक आगे बढ़ता है तो दूसरा कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा एक भावना आ जाती है। दफ्तर के अलावा ये असुरक्षा की भावना हमने घर में भी देखी है। घर में भी जो हम प्रमोशन कहते हैं ना, देवरानी जेठानी के प्रमोशन होते हैं, तो भाई देवरानी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो जेठानी के मन में कई बार असुरक्षा की भावना होती है कि भाई अब इनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसी जो असुरक्षा की भावना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज खास तौर पर हम जो कामकाजी साथी हैं, उन पर हम इस बात को करने वाले हैं। और भी कुछ है पिटारे में, या हो गया पिटारा आपका? अरे इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा भाई? मौसम के अनुकूल बात नहीं की तो क्या मजा। क्या बात अब यहाँ गर्मी में हमें भले या बैठे बैठे मुंबई में महसूस ना होगी ठंड कितनी है, लेकिन अगर हम उत्तर भारत की तरफ जाएं, या भारत के और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ कड़ाकेदार ठंड है, और ठंड में जब हम बहुत सारी चीजें पहनते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि भाई नीचे जो हमने बड़ा सुंदर सा सूट पहना था, साड़ी पहनी थी, वो तो दिखा ही नहीं। लेकिन सर्दियों के फैशन जो है बड़े अलग तरह के होते हैं। उन वुलन चीजों से या सर्दियों के जो पहनावे हैं, उनसे आप किस तरह से स्टाइलिश दिख सकते हैं, या फैशन में उनको कैसे ला सकते हैं, इस बारे में बात होगी। चलिए, ये बातें तो होंगी। इस बीच में अगर एक स्टाइलिश सा गाना हो जाए तो क्या बात है? गाना स्टाइलिश ना हो, कि अगर मीठा सा हो तो और भी मजा आ जाएगा। स्टाइलिश और मीठा दोनों हो तो क्या बात है।
ये गाना सुनकर तो कहीं खो से गए थे हम लोग, है ना? और वाकई में इस गाने में बहुत मिठास खुली हुई थी। और कहते हैं ना कि बहुत ठंड में भी जब ऐसे गाने सुनते हैं तो कहीं ना कहीं गीतों के शब्दों की जो गर्माहट है वो बड़ा सुकून दे जाती है। सुकून देती है। और पड़ोसन फिल्म का ये गाना जब भी सुनो तो एकदम नया सा महसूस होता है ना। लता मंगेशकर का गाया ये गाना था। क्या बात है, हर गाना अपने में खास होता है, जैसे हर मौसम अपने में खास होता है। तो इसी तरह से सर्दी का मौसम बड़ा खास है और इसके जो स्टाइल है या फैशन है वो भी बड़े खास होते हैं। और मौसम जब भी आता है या बदलता है तो हमारा पहनावा अपने आप ही बदल जाता है, और क्योंकि ये जरूरी भी तो होता है, लेकिन खुद को हम हमेशा चाहते हैं कि हम बड़े आकर्षक दिखें। और मौसम के अनुसार जो उस वक्त के मौसम का फैशन है उस पर अगर थोड़ा सा ध्यान हम देंगे तो जरूर हम थोड़े से स्टाइलिश लगेंगे। वैसे आज आप कार्डिगन पहन के स्टाइलिश बनकर आई हैं और आपकी ड्रेस भी इसमें दिख रही है, तो मतलब आपका कहीं से ये नहीं फील हो रहा है कि आपने एक अच्छी ड्रेस पहनी उसके ऊपर एक स्टाइलिश कार्डिगन डाला है। और पता है सर्दियां जब आती है ना तो क्योंकि ठंड से बचने के लिए बहुत ज्यादा कपड़े हमें पहनने पड़ते हैं, तो कई बार महिलाओं में थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाती हैं इस चीज को लेकर। उन्हें लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना लगे वो बहुत मोटी दिख रही हैं। लेकिन सही फैशन ट्रिक अगर हम अपना लेंगे ना तो जिस तरह से हम अपने कपड़ों को पहनते हैं, क्या हम पहनते हैं, इस चीज से हम स्टाइलिश भी लगेंगे और दुबले पतले भी लगेंगे, यानी बहुत ज्यादा मोटे नहीं लगेंगे। क्योंकि सर्दियों के फैशन में जो लेयरिंग हम करते हैं, बहुत सारी परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेते हैं, उसमें भी स्टाइलिश दिखना ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन सही लेयरिंग करके, सही रंगों का चुनाव करके, कुछ बातों पर ध्यान देकर अपने लुक को स्टाइलिश जरूर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जहां तक बात आप कर रही हैं रंगों की, तो ये बहुत मायने रखते हैं चंचल कि आप जैसा रंग पहनती हैं, आप कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो खिल पड़ता है रंग, है ना। चाहे वो सर्दियों का मौसम हो, चाहे वो गर्मियों का मौसम हो, रंगों पर बहुत निर्भर करता है। और जैसा कि आपने ये भी बताया कि सर्दियों में लेयरिंग बहुत अहम रोल निभाती है और इसके लिए जरूरी है कि आप पतली लेकिन गर्म लेयर चुनें। हाँ, है ना, बहुत जरूरी है ये चीज, ताकि आप जो भी चीज पहने उसमें आपको ऐसा न फील हो कि आप बहुत बड़ी लग रही हैं, आप बहुत मोटी लग रही हैं। तो जिस तरह का पहनावा आप पहनेंगी ना, उसी तरह का आपका लुक आएगा और उसी तरीके से आपका फिगर का वो। क्या सही बात बताई आपने। और हमारे एक साथी ने भी इस बात को बड़े विस्तार से अच्छे से समझाया है। वो लिखते हैं कि सर्दियों का फैशन गर्माहट और स्टाइल का मेल है, जिसमें लेयरिंग यानी कि जो बहुत सारी परतें हम पहनते हैं वो बहुत जरूरी होती हैं, जिसमें बेस लेयर, इंसुलेटिंग स्वेटर, जैकेट, वाटरप्रूफ आउट लेयर, ऊनी ड्रेसेस, हाई नेक टॉप्स, स्टेटमेंट बूट्स, पर्सनल शर्ट्स, ऐसे बहुत सारे ट्रेंड हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है। साथ ही स्कार्फ, टोपी, ग्लव्स, ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज हैं जो हमारे लुक को पूरा कर देते हैं। और इस मौसम में रंगीन पैटर्न वाले ऊनी कपड़े, इनका भी बहुत चलन होता है और बड़े विस्तार से इन्होंने ये बातें बताई हैं। बिल्कुल, और देखा जाए तो स्कार्फ जो होते हैं ना, वो भी बहुत तरीके के आप पहन सकती हैं, उसको स्टाइल में बनाकर आप पहन सकती हैं सर्दियों के दिनों में। ऐसे ही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि सर्दी में फैशन तो कलरिंग स्वेटर और मफलर की होती है। जैसे हम लोग अभी मफलर और स्कार्फ की बातें कर रहे हैं जी। आज के जमाने में नए नए जैकेट्स भी बहुत चलन में हैं, और जब स्वेटर्स की बात आती है तो ऋषि कपूर और मफलर की बात याद आती है, तो देवानंद जी की याद आ जाती है। यानी इन्होंने सर्दियों के मौसम और उस हमारे फिल्मी दुनिया को आराम से जोड़ दिया स्टाइल में। बिल्कुल सही बात है। जब स्टाइल और फैशन की बात आती है तो हमारा बहुत सारा ध्यान जो बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री हैं उनकी तरफ रहता है, और हम उनकी तरह बहुत आकर्षक दिखना चाहते हैं तो उनको कई बार कॉपी भी करते हैं। और गहरे रंग इस मौसम में हमें सबको ये अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में हम कहते हैं हल्के फुल्के रंग पहनो, हल्के फुल्के कपड़े पहनो। वैसे ही जो गहरे चटक रंग होते हैं वो सर्दी के दिनों में बड़े अच्छे लगते हैं, मन को भाते भी हैं। और इन रंगों में कहते हैं कि एक गर्माहट भी होती है, जैसे काला, गहरा स्लेटी रंग, गहरा नीला, नेवी ब्लू, एकदम गहरा सा बैंगनी रंग है, डार्क ब्राउन है। और इस रंग के कपड़ों में कई बार हमें थोड़ा सा स्लिम भी हम नजर आते हैं, दुबले पतले भी नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ठंड से भी राहत मिल जाती है, जबकि जो पीला और ऑरेंज या हरा, मैरून, इस तरह के चटकीले रंग हैं ये भी ठंड में बहुत ब्राइट लुक हमें देते हैं। और कॉम्बिनेशन की आपने बात की थी, तो गहरा और हल्का इनको मिला के जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्ट में जब इन कपड़ों को हम पहनते हैं। और इस तरह के अलग अलग शेड पहनकर हम
खुद को स्टाइलिश तो बनाते ही हैं और बिल्कुल कहते हैं ना कि जब कोई सामने वाला देखता है तो वो भी उसकी नजर कहीं ना कहीं ठहर जाती है। और जैसे आप कॉम्बिनेशन की बात कर रही हैं, कलर कॉम्बिनेशन का, तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जो एक लुक को पूरा कंप्लीट करते हैं, है ना। और जैसे कि अब एक्सेसरीज की बात की जाए तो उसका सही इस्तेमाल अगर हम करेंगे सर्दियों के दिन में तो हमारा लुक पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे आप स्कार्फ ले लें, स्लिम बेल्ट ले लें और टर्टल नेक के और स्टाइलिश बूट्स पहने तो उससे आपका शरीर जो है ना वो टॉल दिखेंगे। हाँ, भले ही आपका कद थोड़ा सा कम है लेकिन आप फिर भी टॉल दिखेंगे क्योंकि वो जूते बहुत लंबे होते हैं ना, तो उसमें लगता है कि आपकी लंबाई भी ज्यादा है। तो यही जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कपड़ों पर। आपने क्या क्या चीजें चुनी है अपने पहनने के लिए, और ठंड बहुत ज्यादा है तो भाई गर्दन अगर आपकी कहीं से वहां ठंड लगे तो आपने टर्टल नेक की बात की जो आपकी गर्दन को पूरा ढक देता है, वो अगर आपने गहरा पहना है उसके ऊपर अगर आपको कोई कार्डिगन पहनना है, कोई स्टोल लेना है, स्वेटर डालना है तो आप हल्के रंग का लीजिए, या आपका स्वेटर गहरे रंग का है तो जो आपने टर्टल नेक पहना है कि गर्दन तक का जो आपने जर्सी पहनी है वो आप हल्के गहरे रंग का, तो वो कॉम्बिनेशन जो होगा ना वो लुक बदल देता है। बिल्कुल। और तरह तरह के स्वेटर कार्डिगन बड़े आरामदायक भी होते हैं, स्टाइलिश भी होते हैं। लेकिन पहले गीत सुन ले क्या हम? गीत सुनना है जी। मुझे लगता है आपको स्टूडियो में इस समय ठंड लग रही है तो चलिए हम बाकी की बातें इस गाने के बाद करेंगे। आँखों में क़यामत के काजल, आँखों में क़यामत के काजल, होठों पे गज़ब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में क़यामत के काजल, होठों पे गज़ब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आँखों में क़यामत के काजल। या आप नशे में डूबे हैं,
नशे में डूबे हैं या मेरी नजर मत वाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आंखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है। बंदा परवर कहिए किसकी, तकदीर संवरने वाली है। आंखों में कयामत के काजल। चंचल, ओपी नैयर की जो संगीत की शैली है उसमें एक अलग ही अंदाज, आपने इस बात को नोटिस किया होगा। उनका संगीत ऐसा है कि अलग से सुनकर पता लग जाता है कि ओपी नैयर साहब ओपी नैयर का है और एक अलग फ्रेशनेस होती है, ताजगी होती है। हाँ, वैसे तो हर एक संगीतकार की अपनी शैली है, लेकिन ये ओपी नैयर की जो शैली है वो अलग से पता चलती है। और महेंद्र कपूर का गाया किस्मत फिल्म का ये गाना तो जितनी बार सुनो उतना ही कम लगता है। और इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे सर्दियों के फैशन के बारे में। तो जिस तरह के फैब्रिक पहने जाते हैं इस मौसम में, वो उनमें अधिकतर जो उपयोग किया जाता है वो है वूल यानी ऊन, फ्लीस, नीट, इस तरह के कपड़े, क्योंकि ये सर्दी से बचाने में बहुत ज्यादा इनका महत्व होता है। और हमारे एक श्रोता ने जो टिप्पणी लिखी है, ये लिखते हैं कि सर्दियों के फैशन आजकल कहीं कहीं बहुत ज्यादा फैशनेबल स्वेटर आते हैं जिनका उपयोग आप पार्टियों में भी कर सकते हैं। पार्टी वियर कुर्ती आती हैं जो गर्म कपड़े की बनी होती हैं, जिन्हें आप कहीं भी पहनेंगे तो गर्माहट का एहसास होगा। इसी तरह से लड़कों के लिए भी बहुत सुंदर जैकेट आते हैं, थोड़े फैंसी होते हैं और सूट टाइप के होते हैं जिसमें गर्मी नहीं लगकर ठंड से बचाव आप उनका कर सकते हैं। और बहुत सारे ठंड के कपड़े हैं जो फैशन में आपको सुंदर लुक देते हैं, गर्माहट का एहसास भी देते हैं। अभी तो शॉल भी कई तरह की फैशनेबल आने लगी। बिल्कुल। और वैसे आप जानती हैं चंचल की ओवरसाइज कपड़े पहनना भी एक तरीके का फैशन हो गया है ना। और वैसे देखा जाए तो ये जो हम ओवरसाइज कपड़ों की बात कर रहे हैं, सर्दियों में ये जरूरत से ज्यादा हमें भारी दिखाते हैं, लेकिन ये एक अपने में ट्रेंड बन गया है ना। ये ट्रेंड बन गया है। और वैसे बेहतर यही है कि आप बॉडी फिट कपड़े पहने, और जैसे फिटेड जैकेट है, बेल्ट वाले कोट हैं, शेप्ड ब्लेजर हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो शरीर को आपके एक शेप में रखते हैं। और बिल्कुल वो भी जरूरी है कि आपको कपड़ों की लंबाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आप या तो बहुत लंबे या छोटे कोट पहनेंगे तो आपके कद काठी को वो सूट नहीं करेगा। अपनी कद काठी को देखते हुए जो कपड़ा आप चुन रहे हैं उसका चयन करना बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह से हमारे साथी ने शॉल की बात की, इसी तरह से जो कश्मीरी कपड़े आते हैं जिनमें बहुत ज्यादा गर्माहट होती है, वो बड़े फैशन में होते हैं और स्टाइलिश भी होते हैं ये कपड़े। वुलन सूट का जो क्रेज है वो कहते हैं कि कभी भी खत्म नहीं होता है। वो सर्दियां आई और महिलाओं की पहली पसंद होते हैं वो। और बकायदा शॉपिंग होती है, विंटर शॉपिंग होती है जी। और बाजार में तरह तरह की डिजाइन के हमें उपलब्ध हो जाते हैं, नई नई वैरायटी के होते हैं, कहीं प्लेन तो कहीं कढ़ाईदार, थोड़े लॉन्ग कुर्ती, लॉन्ग ब्लेजर, कोट स्टाइल के भी होते हैं। और महिलाओं की ये पहली पसंद होती है क्योंकि ये हल्के फुल्के होते हैं वजन में और गर्माहट पूरी देते हैं, यानी कि ठंड से पूरा बचाव हो सकता है। तो और बात करें जैसे कॉलेज में जाने वाली छात्राओं की बात करें तो हर कोई जो है ना, जैसे आप कामकाजी महिलाओं की बात कर रही हैं, तो वैसे ही कॉलेज की जो स्टूडेंट्स होती हैं हर कोई अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन और बॉर्डर वाले सूट चुनते हैं। और अब देखा जाए तो भारी जैकेट के बजाय महिलाएं जो है ना वो सलीकेदार ऊनी सूट में नजर आना पसंद करती हैं। बाकायदा मतलब उसमें शलवार भी रहती है ऊनी और पूरा ऊनी ऊपर कुर्ता भी रहता है। और पहनावा हमारा चाहे कितना भी स्टाइलिश हो, फैशनेबल हो, लेकिन ये निखर कर तो तभी आएगा जब त्वचा की देखभाल भी होगी। तो वही कपड़ों का ध्यान रखने के साथ साथ ठंड में अपनी त्वचा का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप कहीं बाहर जाती हैं तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकती हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारा समय ऐसा होता है कि हमें धूप में बिताना पड़ता है। ठंड से बचने के लिए भी हम ऐसा करते हैं कई बार। तो त्वचा का भी ध्यान रखिए और हम चलते चलते गानों का भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हवाएं भी बहुत सर्द चलती है ना, तो सर्द हवाओं से बचना जरूरी रहता है।
सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जा छूट जाए। गीतों का बातों का साथ तो ऐसे ही बना रहेगा। गुमराह फिल्म के इस गाने के बाद चंचल जी ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद फिर से हाजिर हो जाते हैं। देखिए ना, पलक झपकी और अंतराल पूरा हो गया। हम फिर से आ गए सखी सहेली कार्यक्रम के इस मंच पर। एक बार फिर से सभी का स्वागत है और बड़ी तल्लीन लग रही हैं आप अपने पेपर्स वगैरह में। क्या देख रही हैं? नहीं, पेपर्स तो नहीं, मैं तो सोच रही थी कहाँ घूमने जाए वापस तो आ गए हैं। मुझे लग रहा है आपको ड्राइंग बना रही हैं, कहीं जहाँ जाना है वहाँ का कुछ आप देख रही हैं, नक्शा वगैरह। वहाँ जब मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत सारे पेड़, जंगल, वनस्पतियाँ, जंगली जानवर, खूबसूरत पंछी, तितलियाँ, पानी के झरने, सभी नजर आ रहा है। मतलब पूरा नेचर के साथ जोड़ दिया आपने। और नेचर के साथ साथ यहाँ पर एडवेंचर भी मिलेगा। तो जिन्हें एडवेंचर पसंद है या वन्य जीव विरासत में जिनको रुचि है, वो लोग जरूर इस जगह पर एक बार जा सकते हैं। और ये जगह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और वाकई में मैं कहती हूँ देखने लायक जगह है। जिन्होंने देखा है वो जरूर इस बात को, मेरी बात से सहमत होंगे। और रॉयल बंगाल टाइगर का एक्शन अगर आपको देखना है तो इस समृद्ध विरासत इसकी यहाँ देखने को मिलेगी आपको। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। और जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहां से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और ये जगह कभी जयपुर के जो महाराजा होते थे उनकी पसंदीदा शिकारगाहों में से एक मानी जाती थी। और जिसका आपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र किया है, ये आज एक प्रमुख सोलोमन पर्यटन स्थल है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे ही हमारे एक साथी ने लिखा है, रिसेंटली वी विजिटेड रणथंभौर, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, इन आवर फर्स्ट विजिट वी हैव सीन टाइगर। क्या बात है। अभी आपने जैसे टाइगर की बात भी करी थी कि बाघ को एकदम पास से देखने की, वही बात इन्होंने लिखी है। और वैसे जब बाघों का शिकार करने की वजह से बात हम कर रहे हैं बाघों की, तो ये उद्यान को बाघ संरक्षण का एक अनमोल रत्न कहा जा सकता है। जी, है ना। और उनका शिकार करने की वजह से जब इनकी लगातार संख्या कम होती जा रही थी तो इनको संरक्षण देने के विचार से ही टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए थे। बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट बने थे। और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य भारत का में बचा हुआ शुष्क पर्णपाती वर्ण कहलाता है। ये 40 से अधिक स्तनधारी प्रजातियों, लगभग 320 पक्षी प्रजातियों और 40 से भी ज्यादा सरीसृप प्रजातियों और 300 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियों का घर भी कहा जाता है। आप समझ लीजिए कि कितना विशाल होगा और कितना होगा इसमें। और जो यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारे भाग है, तो जो उनकी संख्या है वो बिल्कुल सही तो आंकड़े हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन तकरीबन 60 के आसपास वयस्क बाघ होंगे। और जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी 20 के आसपास होंगे। तो इतने सारे छोटे बड़े, अच्छा, देखने में भी कितने सुंदर छोटे वाले शावक कितने सुंदर लगते हैं। और वैसे रणथंभौर में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस है, जिसे भारतीय या बंगाल बाघ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है जंगल साल में 8 महीने से अधिक समय तक सूखा रहता है। और इसीलिए भारत के अन्य बाघ अभ्यारण्यों की तुलना में यहाँ पर बाघों की संख्या ज्यादा देखी जा सकती है। जैसा हमारे श्रोता ने भी लिखा ना कि पहली बार वो गए और पहली बार में ही उन्हें बाघ के दर्शन बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया और हम लोग देखते हैं फोटोज में, उनका जो स्किन होता है वो सचमुच अगर सामने से देखा जाए तो उसका एक बिल्कुल बहुत अलग चमक होती है उस पर। शायद इसीलिए बहुत ज्यादा उनका शिकार किया जाता था जब घटने लगी संख्या उनकी, तो क्योंकि उनको संरक्षण करना बहुत जरूरी था और ये चीजें की गई। और ये 1955 तक जयपुर के शाही परिवार और उनका निजी शिकारगाह हुआ करता था। फिर सवाई माधोपुर अभ्यारण्य इसको घोषित किया गया। शिकार का परमिट जारी करने की प्रथा 1973 में पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी, जब इस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा घोषित किया गया था। बिल्कुल। और 1980 की बात करें तो उसमें वनों को अधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए सवाई माधोपुर के भीतरी भाग के लगभग 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को
राष्ट्रीय उद्यान उन्होंने घोषित कर दिया गया। तब से राज्य सरकार ने अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों से किसी भी प्रकार के वन उत्पाद के निकलने पर रोक लगा दी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जंगल में से लकड़ियां काट लेते हैं या इस तरह की जो चीजों का हनन होता है, इसीलिए ये जो संरक्षण है वो जंगलों को दिया गया। और ये परियोजना बाघ अभयारण्य जिस जगह पर है वहां अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं, और ये जो संगम होता है इन पर्वतमालाओं का, ये रणथंभौर की समृद्ध जैव विरासत जो है उसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला सपाट पठारों से बनी हुई है और बोलचाल की भाषा में वहां राजस्थान में इसको डांग कहते हैं। और अरावली पर्वतमाला जो है वो जो चोटीदार नुकीली जो चोटियां होती है ना, उस तरह की पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। बिल्कुल, और ये उद्यान जो है ना, इसमें कई जल निकाय हैं जो भीषण गर्मी के दिनों में वनवासियों को राहत भी देते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा किला है, विशाल किला है, इसके नाम पर इस उद्यान का नाम रखा गया है। और ये किला जो है वो एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। और इस जंगल में जगह जगह बीते युगों के बहुत सारे खंडहर भी आपको मिलेंगे जो इसे प्रकृति, इतिहास और वन्य जीवों का एक अनूठा, अद्भुत मिश्रित रूप प्रदान करते हैं। बिल्कुल, और इस उद्यान में बाघों को इंसानों के सामने भी शिकार करते हुए देखा जाता है। वैसे तो ना बाघ अकेले में शिकार करता है या डरता है, लेकिन इंसानों के सामने भी बेखौफ होकर बाघ यहाँ के शिकार करते हैं। और ये बाघ दिन के उजाले में भी दिखाई देने के लिए बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं, क्योंकि वाहनों में लोग बैठकर जाते हैं और इन इंसानों से, इन बाघों को कोई डर नहीं लगता। इंसानों से निर्भीकता के कारण ही इस उद्यान में रहने वाले जो बाघ हैं उनकी जो कहानियां हैं या जो बहुत सारे व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं और निडर व्यवहार जो है इन बाघों का, इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां और रणथंभौर के रहस्य उसको बड़ा गहरा कर देती हैं ये। और इन वन्य जीवों को देखना केवल एक आम बात नहीं होती, लेकिन जो वहां जाते हैं उनके लिए बिल्कुल कभी ना भूलने जैसा अनुभव होता है। बिल्कुल यादगार एक संस्मरण हो जाता है। और इसको एक शुष्क पर्णपाती वन माना गया है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ झाड़ियां जो होती हैं ना वो बहुत कम है। और इस जंगल के ज्यादातर पेड़ जो हैं वो शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। और भारत के सभी बाघ हैं, अभयारण्यों में से रणथंभौर में सबसे कम बारिश होती है। और ये वजह है कि यहाँ ऊंची घास वाले क्षेत्र जो हैं वो बहुत कम हैं देखा जाए तो अब ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग एक गाना सुन लें, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये एक जंगल में और जब हम ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चित्र हमारे सामने से जंगल की गलियों से होता हुआ कहीं वो बाघ गुजर रहा है, पत्तों की सरसराहट पर हमारे पैरों की आहट हो रही है। सच बात है। तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। इस गीत के साथ फिर से हाजिर होते हैं।
तेरी आंखें, मेरे गम की दवा तेरी बातें, तो फिर और जाना है कहाँ? कहीं न जा, आज नहीं बनता, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा, पाँव में आका। उलझन तेरी मैं सब जानूं, तुझे तेरी तरह पहचानूं, जो मैं हूँ क्या जानेगा। हो जब दिल हुआ तेरा दीवाना, ठोकर में है सारा जमाना, मेरा क्या करेगा ये जहां? जाने वफा सच है किसको पता, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा, बाहों में आ जा। कहीं न जा, आज नहीं मनता, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा, पाँव में आका। बाहों में आ जा। तो सचमुच अगर रणथंभौर के इस उद्यान में जाया जाए तो उसके बाद तो फिर कहीं जाने के मन ही न करे कि उस जंगल से कहीं बाहर निकलो, थोड़ी देर वहीं पर रहो, है ना? और पता है इस जंगल में लोग क्यों जाते हैं? हाँ। खास तौर से इन बाघों को देखने। तो अगर बाघ देखने हैं तो सफारी पर जाने से पहले कुछ दिन पहले ही पार्क में बाघों की जो गतिविधियां हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। या फिर स्थानीय गाइड या जो ड्राइवर हैं वहां के जो कि सफारी की गाड़ियां चलाते हैं, जो बाघों को ढूंढने में माहिर भी होते हैं, उनके पास ये जानकारी जरूर होती है। ऐसे में उन क्षेत्रों का अनुमान लगाना संभव हो जाता है जहां पर बाघ देखने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो आपकी सफारी जीप जो है उसे वहीं पर लेकर जाएंगे जहां आपको बाघ दिखाई दे जाए। और वैसे भी बाघ जो है ना वो चूंकि रोज आना इतने पर्यटक आते रहते हैं तो वो भी काफी फ्रेंडली और फेमिलियर से हो जाते हैं जी। और इस अभ्यारण्य की एक विशिष्ट बात यह है चंचल जी कि यहाँ रहने वाले हर एक बाघ को एक नाम दिया गया है। हाँ। है ना? उनको उनके नाम से पहचानने के लिए उनके शरीर पर जो विशेष धारीदार पैटर्न होते हैं उनसे जाना जाता है और वन अधिकारी और शोधकर्ता इन धारीदार पैटर्नों को खासकर उनके चेहरे और अन्य अंगों के आसपास की बनावट से प्रत्येक बाघ को रिकॉर्ड रख पाते हैं। बिल्कुल, हमें देखने में सारे बाघ अमूमन एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन बाघ के जो शरीर पर धारियां बनी होती है पीले रंग की, वो हर बाघ की अलग होती हैं। और ये जो एक्सपर्ट हैं भाई इन चीजों को वही समझ सकते हैं, वही पारखी नजर उनकी रहती है ना। बिल्कुल। और बाघों को आमतौर पर पहचानने के लिए कुछ संख्याएं या कोड नंबर दिए जाते हैं जो वन जीव अधिकारियों उनके ठिकाने वंश व्यवहार का रिकॉर्ड रखने में ये उनकी मदद करते हैं। इन कोड के अलावा कुछ बाघों को उनकी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के चलते उपनाम भी दिए गए हैं और ये नाम या पहचान संख्या सिर्फ जो वयस्क बाघ हैं उनको दी जाती है, शावकों को नहीं दी जाती है। और अब देखिए ना कि यहाँ के बाघों की अपनी अपनी कहानियां और प्रशंसक हैं जो एक साधारण सफारी को पर्यटकों के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव में बदल देते हैं। और यहाँ के बाघ और अन्य वन्य जीव जो हैं वो दुनिया भर के वन्य जीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों को यहाँ पर खींच लाते हैं। आप देखिए कितनी फोटोग्राफी होती है वहाँ। बिल्कुल, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के करियर से भी जुड़े हुए लोग हैं, कई बार वो सिर्फ बाघ देखने नहीं बल्कि फोटोग्राफी के लिए आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और यहाँ के बहुत से बाघ और बाघिनों पर फिल्म और वृत्तचित्र भी बनाए गए हैं, पत्रिकाओं में लेख लिखे गए हैं जिससे पर्यटन और बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता में और वृद्धि हो। और इन दिनों आप देखिए कि दिन प्रतिदिन इनकी जो बाघों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियां
लड़ाइयाँ हैं, आपसी प्रतिद्वंदिता है, प्रेमालाप और क्षेत्रीय झगड़े अक्सर ही चर्चा का विषय भी बनते हैं और पर्यटकों में ये नई उत्सुकता पैदा करते हैं कि देखें जरा इनकी लड़ाई कैसे होती है। हाँ बिल्कुल। और इनके बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं, ये सारे जो वृत्त चित्र जैसे आपने जिक्र किया ना, ये हमने कई बार देखे हैं और इनको देखना बड़ा रोचक होता है। वन विभाग के द्वारा 10 पर्यटन क्षेत्रों में दिन में 2 बार सफारी का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। सफारी के लिए 6 सीटों वाली जीप या फिर 20 सीटों वाली खुली बस जिसे कैंटर कहते हैं ना, हाँ। वो आप पहले से बुक कर सकते हैं। और वन विभाग द्वारा शुरू की गई नई सुविधा के तहत बुकिंग के समय सफारी मार्ग पर पहले से ही इनको बुक किया जाता है और वाहन लेते समय उपलब्धता के आधार पर थोड़ा सा मार्गों में हो सकता है कि बदलाव भी किया जा सकता है या आप खुद भी बदलाव करवा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त शुल्क देना पड़े जब आप जाते हैं यहाँ पर। और वाहन और गाइड रोस्टर प्रणाली उनके हिसाब से वो आपस में एक दूसरे को बांट ली जाती है। यदि कोई वाहन में अकेले ही सफारी करना चाहते हैं, मतलब सबके साथ नहीं करनी है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं अतिरिक्त भुगतान करके। लेकिन यहाँ जब आप जाते हैं तो वन्य जीव अधिकारी या गाइड के साथ ये बिना बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, अकेले जाना तो बिल्कुल उचित नहीं है। और एक सामान्य सफारी शिफ्ट होती है, वो करीब 3.5 घंटे की होती है और मौसम के अनुसार ये समय बदलता रहता है। फिर आमतौर पर सफारी सूर्योदय के आधे घंटे बाद शुरू होती है। याद रहे, सूर्योदय के आधे घंटे के बाद और सूर्यास्त से आधे घंटे पहले वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जंगल देखने के लिए सफारी पहले से ही बुक करनी होती है और तत्काल सफारी की सुविधा भी है, जिसके लिए जैसा कि अतिरिक्त शुल्क होती है वो व्यवस्था है। और जब हम जंगल की बात कर रहे थे तो आपने एक किले का भी जिक्र किया था कि जंगल के बीचों बीच एक किला बना हुआ है, जो है रणथंबोर किला। और ये प्राचीन विश्व धरोहर के जो स्थान है उसमें से एक है। रणथंबोर बाघ अभ्यारण्य के भीतर बना हुआ ये किला चौहान वंश के हम्मीर देव की वीरता और गौरव के लिए जाना जाता है। इसका नाम पहले रणस्तंभ या रणस्तंभपुर हुआ करता था। रणथंबोर किला चित्तौड़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला माना जाता है। और राजा रसराज वीर सिंह नागिल रणथंबोर के पहले शासक थे, जिन्होंने इसका बुनियादी ढांचा बनाया और बाद में इसका विस्तार भी किया गया। बाद में चौहान, फिर कछवाहा राजपूत के अधीन ये रहा। फिर भारतीय स्वतंत्रता तक जयपुर का हिस्सा बना रहा। और इस किले के अंदर बहुत सुंदर एक गणेश मंदिर है, शिव और रामलला जी का समर्पित मंदिर भी है और इन मंदिरों को लाल करौली पत्थर से बनाया गया है। और भी एक बात है चंचल, कि यहाँ आने वालों को प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किले में जाने की अनुमति है। और अगर कोई अपने वाहन से किले में के प्रवेश द्वार तक जाना चाहते हैं तो उनके पास वैध पीयूसी प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जोगी महल के प्रवेश द्वार से लेकर आगे आप करीब 1.5 किलोमीटर की आसान पैदल दूरी तय करके हम रणथंबोर किले की चोटी तक जा सकते हैं। और रणथंबोर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर को इन वन जो है ना वो क्षेत्र का रक्षक माना जाता है। और ये भी मान्यता है चंचल जी कि ये यहाँ के रहने वालों की जंगली जानवरों से रक्षा करते हैं। और हर साल अगस्त से सितंबर के आसपास इस मंदिर में गणेश मेले के दौरान बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं रणथंबोर जाने के लिए तो हो सकता है कि इस जानकारी से आपको मदद मिली हो, या जो हमारे श्रोता इस जगह जा चुके हैं उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए हैं इसी तरह के, तो वो बिल्कुल दूसरों को बताएंगे कि जरूर जाइए आप। जरूर एक बार तो विजिट होती है इतनी खूबसूरत जगह को देखने की। जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। चंचल, हमारी सखियां लिख रही हैं। एक सखी ने लिखा है कि आज गीत सारे पसंदीदा हैं, लाजवाब हैं। ये जो गीत हैं हमारी सखियां लाजवाब गीत सुनवा रही हैं। ये जमाने आरज़ुओं के ये दिन कह
रहे हैं धड़कने दिल की अकेले तो न गिन। इस भरी महफिल में हो कोई तेरा भी राज़दार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार। ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। हसरतें भी हैं गुलाबी और उम्मीदें भी हंसी, साथ लेकिन खूबसूरत एक साथी ही नहीं। एक हमदम के लिए है दिल मेरा बेकरार है। कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार। ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। तो सच बात ये है कि भाई एक बार यहाँ के जंगल में जाएं तो निश्चित रूप से मोहब्बत हो जाएगी। बिल्कुल। और भाई सर्दियों के दिन हैं, हाँ। तो अगर आप ऐसी किसी जगह जाते हैं तो भाई अपने जो पहनावे है उसका ध्यान भी रखें। हमारी एक सखी ने जो हमें लिखकर भेजी है अपनी टिप्पणी, हाँ। वो भाई जैसे सर्दियों में अगर हम पहनावे का ध्यान रखना है, घूमने का भी मौसम है, तो खाने पीने की चीजों का भी ध्यान रखना है ना। बिल्कुल, वो तो मेन है। लिखती हैं कि इस समय हम अचार बना रहे हैं, गोंद के लड्डू बना रहे हैं सूखे मेवों के साथ में, और ये सब बनाते बनाते कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। क्या बात है भाई, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा थाल यहाँ सामने आ जाए इस वक्त। बहुत बढ़िया। और चूंकि ये सीजन ऐसा है सर्दियों का, चंचल जी, की खाना हम जो भी खाते हैं वो जल्दी पच भी जाता है और बहुत वैरायटी आती है। ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए, फल फ्रूट, बहुत देखने में बाजार एकदम खिला खिला लगता है। और देखिए ना, अब क्या होता है ना, जब हम दूसरों का सुनते हैं कि उनके पास इतना समय है, वो बना पा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो थोड़ी सी जलन होती है हमें दूसरों से कि भाई उन्होंने तो बना लिया लेकिन हमें समय ही नहीं मिल पा रहा है इतना सब बनाने के लिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई देखिए, ऐसा है कि हर इंसान व्यस्त है, वो भी कहीं ना कहीं व्यस्त होंगी, उसमें से थोड़ा सा समय निकाला है उन्होंने लड्डू बनाने के लिए। तो बिल्कुल दूसरों को देखिए, जो जलन और असुरक्षा की भावना है, ये नहीं होनी चाहिए। हम अपनी उपलब्धि के बारे में जानते तो हैं, लेकिन साथियों की उपलब्धि के बारे में जब हम जानकारी रखते हैं, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जो हमारे दोस्त हुआ करते थे, सोशल मीडिया के जरिए हम पूरी जानकारी उनकी अक्सर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस समय पर कहाँ पर वो है, अब वो किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। इस तरह की जानकारी रखने के बहुत सारे फायदे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी है। जब हम किसी की सफलता के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो कई बार तो हम उनसे प्रेरित होते हैं, लेकिन कई बार उनकी मेहनत और संघर्ष देखकर ताकत जब जुटा लेते हैं, लेकिन जब हम सफल नहीं हो पाते हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उनको आगे बढ़ता देख हम नहीं बढ़ पाते हैं, तो वो असुरक्षा की भावना हमारे मन में घर कर जाती है। और जब हमारे बॉस या दफ्तर के उच्च अधिकारी जो होते हैं ना, हमारे किसी साथी का समर्थन करते हैं, उनका साथ दे देते हैं, तब कहीं ना कहीं चंचल मन में ईर्ष्या या हीन भावना आने लगती है। और ये इसलिए भी होता है कि ऐसा ही कुछ बर्ताव हम अपने लिए चाहते हैं जो हमें न मिलकर किसी अन्य को मिलता है, तो यही एक असुरक्षा की भावना हो जाती है। और यही असुरक्षा की भावना कभी कभी जलन भी होती है। और देखिए, इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि वो कौन सी बातें हैं जिनके लिए हम अन्य किसी के साथ तुलनात्मक रहते हैं, या फिर हम ये जानें कि हमारे भीतर कौन से काम करने की क्षमता सबसे अधिक है, कौन कौन से काम करते हुए हम बहुत उत्साह में रहते हैं, और ये जानकर हम उसमें एक अवसर में उसे बदल सकते हैं। देखिए ना, हमारे एक साथी ने लिखा है कि साथियों की तरक्की देखकर असुरक्षित या ईर्ष्यालु महसूस करना एक आम मानवीय प्रतिक्रिया है, जहां हम अक्सर अपने जीवन के पर्दे के पीछे के दृश्यों की तुलना दूसरों के बेहतरीन प्रदर्शन वाले दृश्यों से करते हैं। इन भावनाओं को दबाने या खुद को दोषी ठहराने की बजाय उनको स्वीकार कर लें। असुरक्षा की भावना यही दिखाती है कि आप अपने स्वयं के प्रगति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपने स्वयं के जीवन और करियर के लक्ष्यों पर विचार करें। अपनी प्रगति को स्वीकार करें और समझें कि हर किसी का रास्ता अलग अलग होता है। अपने साथियों की सफलता को प्रेरणा के स्रोत में यदि भावनाएं आप रखेंगे,
तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से आपको ये प्रभावित करेंगी। और किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करके आप अपने विचार अच्छे कर सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना चंचल कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल सही बात है। षड्यंत्र रचने वाला इन्हीं खेलों में उलझ कर रह जाता है और अपने काम को मेहनत और लगन से करने वाला जो होता है ना, वो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन अगर हम साथियों के साथ स्वस्थ और तुलनात्मक तरीके से व्यवहार करते हुए काम करेंगे तो हर काम का सही मूल्यांकन कर सकेंगे। और यही है सफलता का मूल मंत्र और यही है इस समय का, आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गाना। तो देखिए ना, बातों बातों में समय भी पूरा हो गया चंचल, और यही गाना हुआ आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब देते हैं अपने सभी सुनने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए इजाजत आप सभी को शेफाली कपूर और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।